गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर चल रहा था और चार्ज ऑफ जीएसटी में सर अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी हमको ये बताता है कि आखिरकार जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा। सप्लायर करेगा, रेसिपिएंट करेगा, या सप्लायर और रेसिपिएंट को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी का पेमेंट करेगा। सर 100 में से 90 केसेस तो ऐसे ही रहेंगे जहां पे सप्लायर खुद आगे आके जीएसटी का पेमेंट करेगा, पर कुछ कुछ केसेस में सप्लायर से जीएसटी लेना बहुत मुश्किल होता है, तभी हम रेसिपिएंट से ले लेते हैं। और कहीं कहीं ना तो सप्लायर और ना ही रेसिपिएंट, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर आगे आके जीएसटी का पैसा दे देगा। ठीक है। सेक्शन 9(1) बात करता था कि सर मैक्सिमम कितना रेट आप जीएसटी का चार्ज कर सकते हो, तो सीजीएसटी एक्ट बोलूंगा तो 20%, आईजीएसटी एक्ट बोलूंगा मिल जाएगा कल। सीजीएसटी एक्ट होगा तो 20%, आईजीएसटी एक्ट तो कितना राजा 40%। किसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं सकता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी जीएसटी की बात नहीं होगी। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके ऊपर अभी तो जीएसटी की बात नहीं हो रही है। आगे जाके जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है। 9(3) बात करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें होगी, और 9(4) सिंपली बोलता है कि एक है अनरजिस्टर्ड और एक है रजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड के थ्रू रजिस्टर्ड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है तो उस केस में हम इधर आगे बैठो फर्स्ट बेंच पे। अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के केस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देगा। ये बात करता है 9 सबसेक्शन 4। ऐसा सेम सेक्शन 5 है, बस 9 सीजीएसटी एक्ट का है तो वहां पे इंट्रा स्टेट बोला है, और 5 आईजीएसटी एक्ट का है तो वहां पे इंटर स्टेट बोला है। सर वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज है जहां पे आरसीएम की बातें होती है? तो जो फर्स्ट है वो है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जीटीए की सर्विस। जीटीए वालों के पास सर दो ऑप्शन होते हैं, एक 12% और एक 5%। 12% वाले ऑप्शन में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जीटीए खुद आगे आकर टैक्स का पेमेंट करेगा। सर 5% में अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर 5% में फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है अगर जीटीए खुद आगे आ जाए और रजिस्ट्रेशन ले ले और डिक्लेरेशन दे दे। सर एक बात बताओ, जीटीए की सर्विसेज पे तो हमने एग्जम्पशन का भी पढ़ा था। हाँ, तो जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। अगर जीटीए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर तो भी क्या एग्जेम्प्ट। और अगर जीटीए डोरेमोन वाले गुड्स, याद है, तो डोरेमोन वाले गुड्स इधर उधर कर रहा है तो भी एग्जेप्ट। उसके बाद अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो सर जीएसटी लग के ही रहेगा नो मैटर व्हाट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सर हमने याद रखा था क्या? पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी, कहां जाके? सोसाइटी में जाके। पी वॉज फॉर पार्टनरशिप फर्म, सी वॉज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर वॉज फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, फिर उसके बाद बी वॉज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, और फिर सी वॉज फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और एफ फैक्ट्रीज और सोसाइटी। इतनी बात क्लियर है? इधर स्पेसिफाइड है तो जीएसटी 100% लगेगा। राजा हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों भी अनरजिस्टर्ड है, जीटीए भी अनरजिस्टर्ड, फैक्ट्री भी अनरजिस्टर्ड, जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, जीएसटी लगेगा। फैक्ट्री को पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है?
बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने देखा था क्या, एडवोकेट। सर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी अगर ज्यादा है तो ही जीएसटी की बातें होगी, और फिर एडवोकेट को जीएसटी नहीं देना, वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगी। एग्जाम में यहां पे बहुत कंफ्यूज करता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के नाम से। हमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आखिरकार टर्नओवर कितना। अच्छा, सेम गोस विथ व्हाट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो जैसा एडवोकेट का है वैसा एज इट इज किसका भी है राजा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। उसके बाद स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि सर एक इंसान को चाहिए एडवर्टाइजमेंट, पेटीएम वीवो को चाहिए एडवर्टाइजमेंट और आईपीएल को चाहिए पैसा। तो सर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज कैसी होती है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे है पेस और यहां पे है आईपीएल। सप्लायर एनी पर्सन, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें आएगी, कंपनी और एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो ही बात करेंगे किसकी हम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। ये ध्यान रखना, सप्लायर कोई भी हो सकता है। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, सर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल है तो क्या फॉरवर्ड चार्ज लगाओगे, हाँ सर फिर हम फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे। आरसीएम के केसेस बहुत स्पेसिफिक हैं, तो स्पेसिफिक केसेस में ही क्या लगता है, आरसीएम लगता है। बोलो बात क्लियर है। सर फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, राजा गवर्नमेंट सर्विसेज में याद रखना पीवीटी, पोस्ट ऑफिस, वेसल, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर ऑलवेज टैक्सेबल। और लिमिट देखनी है क्या, नहीं सर यहां पे आपको कोई लिमिट वेमिट देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहे जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख है या उससे ज्यादा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमेशा जीएसटी लगेगा, नो मैटर व्हाट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बस एक ही चीज देखनी है, क्या वैल्यू 5,000 से ज्यादा है। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो हमेशा याद रखना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में पिछले साल का टर्नओवर नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के अगर गवर्नमेंट कोई सी भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में ये जो बिजनेस एंटिटी है ना उसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बोलो ध्यान है क्या। उसके बाद सर डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज। अगर आपका सैलरी है तो वो स्केड्यूल नंबर 3 में कवर हो गया, और स्केड्यूल 3 में कवर हो गया तो सर वो सप्लाई ही नहीं है। और अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो सर उसके ऊपर तो जीएसटी की बात ही नहीं होती है। मालूम कैसे पड़ेगा सैलरी है कि प्रोफेशनल फीस है। अगर सैलरी है तो टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 192, पर अगर प्रोफेशनल फीस है तो टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 जे। अगर टीडीएस कट रहा है अंडर सेक्शन 194 जे तो सर फिर जीएसटी की बातें करेंगे। अच्छा, जीएसटी की बातें करेंगे कौन से मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। डायरेक्टर को नहीं देना, किसको देना है, कंपनी को देना है। पर एक चीज याद रखना कि सर डायरेक्टर कौन सी कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में ही वर्क कर रहा है तभी रिवर्स चार्ज की बातें होगी। अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं करनी, ठीक है।
इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट, अगर इंश्योरेंस एजेंट हमारा सर्विसेज दे रहा है, कोई भी ऐसे पर्सन को जो इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर रहा है और बदले में इसको कोई कमीशन वमीशन मिल रही है, तो सर इस केस में बड़ा इंसान इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, बड़ा इंसान कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। और क्योंकि बड़ा इंसान इंश्योरेंस कंपनी है तो सर फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी का पैसा दे देगी। रिकवरी एजेंट ऑफ अ बैंक, कार डीलर की बात नहीं करिए। तो अगर एक रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अच्छा, ये रिकवरी एजेंट काहे की सर्विसेज देते हैं? सर लोन अगर सामने वाली पार्टी नहीं चुका रही है तो लोन रिकवर कराने के सर्विसेज देते हैं कौन? रिकवरी एजेंट। उसके बाद सर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। म्यूजिक कंपोजर अगर अपनी धुन बेच रहे हैं, ए आर रहमान ने अपनी धुन बेची टी सीरीज को, ए आर रहमान को जीएसटी नहीं देना, टी सीरीज देगा। कौन से मैकेनिज्म में देगा राजा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देगा। एक और चीज, पर अगर बात है ऑथर की, ऑथर के केस में भी रिवर्स चार्ज ही लगेगा और जो पब्लिशर है वो जीएसटी देगा। पर ऑथर के पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑथर चाहे तो खुद फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी दे सकता है, पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसको डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। और ये ऑप्शन वैलिड रहेगा कितने टाइम तक? 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर इंडिविजुअल डीएसए है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी की बात नहीं करी है, ये डीएसए सर वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेचते हैं वो। इंडिविजुअल डीएसए अगर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में वो जो बैंकिंग कंपनी है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगी। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, कंफ्यूज मत होना, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है उस केस में बात होती है किसकी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। और अगर एक एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में वो जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ना वो जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट को 2 जीएसटी पे करने, एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद का जीएसटी और एक आरसीएम में उसके एजेंट का जीएसटी। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज पे हम आके रुक गए थे। अब देखो ध्यान से, सिक्योरिटी सर्विसेज में सरकार 2 चीजें चाहती है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओ या तो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओ। सरकार ने बोला कि यार देखो हमको सिक्योरिटी वालों पे भरोसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये सिक्योरिटी वाले आज हैं कल कहीं और चले जाएंगे और इनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो हमने बोला देखो सिक्योरिटी आप पे फॉरवर्ड चार्ज तो हम तभी लगाएंगे जब आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कोई भरोसा नहीं है। आज आप इधर सिक्योरिटी दे रहे हो, कल कहीं और दे रहे हो, परसों कहीं और दे रहे हो। तो सिक्योरिटी के केस में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। अब सुनो ध्यान से, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे, पर इस क्लॉज के हिसाब से ये जो फॉलोइंग पर्संस है ना इन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। सर किन किन को? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, रजिस्ट्रेशन तो है पर इस क्लॉज के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी वाले कंपोजिशन वाले को सर्विसेज दे रहे, याद है कंपोजिशन स्कीम, सर उनका रजिस्ट्रेशन तो होता है पर वो तो बहुत छोटे लोग होते हैं, अब क्या उनसे आरसीएम में टैक्स लोगे? तो हमने बोला भाई अगर सिक्योरिटी वालों तुम कंपोजिशन वालों को भी सर्विसेज दे रहे हो ना तब भी कोई आरसीएम नहीं लगेगा। क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे सिक्योरिटी सर्विसेज में? पक्का? एक क्वेश्चन करें सिक्योरिटी सर्विसेज का, ढंग का क्वेश्चन।
द प्रोफेशनल सिक्योरिटी मुंबई इज अ फर्म। ये वाले चैप्टर में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है कि कंपनी है। ठीक है, सब बच्चे, एक बच्चा है हितेश, उसको व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, उसको सब बच्चे हाय बोलना। ठीक है, वो बार बार बोल रहे हैं सर आप मेरे को हाय नहीं बोल रहे हो। ठीक है, चलो तो अब सुनो ध्यान से। प्रोफेशनल सिक्योरिटी क्या है? फर्म। अब हमने क्या पढ़ा है सिक्योरिटी में? सर सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या यहां पे वो कंडीशन फुलफिल हो गई? हाँ सर। ये तो कौन है सर? फर्म। बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें आती है राजा, एक कंपनी और एलएलपी। मतलब सप्लायर तो हमारा वाला है, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो हम क्या लगा देंगे? आरसी। ठीक है, चलो पहला XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्या रजिस्टर्ड है? हाँ, तो क्या लगाएंगे? आरसीएम। अब सुनो, ध्यान से सुनना, आरसीएम लगाओगे तो यहां पे डैश मार के आओगे, क्योंकि इसका टैक्स आपको पे नहीं करना है। कौन पे करेगा? XYZ प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा। तो मैं जब यहां पे आंसर लिखूंगा तो यहां पे रेसिपिएंट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज और टैक्सेबल वैल्यू में क्या मारूंगा? यहां पे अगर आपने 10 लाख लिख दिया तो पूरा सत्यानाश हो गया ना क्वेश्चन का। फिर काहे का रिवर्स चार्ज? क्योंकि रिवर्स चार्ज में टैक्स हम पे करेंगे कि XYZ पे करेगा। ठीक है, सेकंड, सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। हमको मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है एक चीज से, रजिस्टर्ड या अन्य। बहुत बढ़िया। क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तभी मैंने यहां पे वैल्यू लिखी है। फॉरवर्ड चार्ज में ही मैं वैल्यू लिखूंगा, रिवर्स चार्ज में मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर मिस्टर अल्ताफ फ्रॉम गुजरात, रजिस्टर्ड अंडर, तो सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन, और कंपोजिशन में रजिस्टर्ड वाले को क्या रजिस्टर्ड मानेंगे? ये तो वैसे ही ना, डायरेक्ट एंट्री वालों को क्या मालूम फाउंडेशन का दुख। तो मैं तो डायरेक्ट एंट्री वालों को रजिस्टर्ड मानते ही नहीं हूं। कोई है डायरेक्ट एंट्री वाला? चलो अभी आएंगे डायरेक्ट एंट्री वाले। तो क्या डायरेक्ट एंट्री वालों को मालूम अपना दुख? फाउंडेशन तो स्किप कर दी उन्होंने। तो ये डायरेक्ट एंट्री है सेक्शन नंबर 10 है, तो ये भी रजिस्टर्ड। पर हमारी एंगल से देखो, हमारी निगाहों से देखो तो हम इनको रजिस्टर्ड नहीं मानेंगे। क्या आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा आरसीएम। क्या लगेगा सर? एफसीएम। फिर इन्होंने बताया नहीं कि कंपोजिशन, हाँ ये नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? मैंने वहां पे भी बोला था कि कंपोजिशन का सेक्शन याद होना चाहिए, सेक्शन 10(1) फॉर गुड्स और 10(2)(a) फॉर सर्विसेज। तो यहां पे भी क्या लगेगा राजा? फॉरवर्ड चार्ज। और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टार इंडस्ट्रीज, क्या? यूएसए। स्टार इंडस्ट्रीज तो फॉरेन की है, टैक्सेबल टेरिटरी में तो है ही नहीं। तो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, और ये तो सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे हमको जीएसटी देना पड़ता है? नहीं, जीएसटी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो सही यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, पर जब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि सिंस इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नो जीएसटी वुड बी चार्ज्ड। ठीक है सर, पूछा क्या है? डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमने निकाल दी, कितनी आ गई टैक्सेबल वैल्यू? अब जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो सर टैक्स लायबिलिटी सिर्फ क्या फर्स्ट वाले की टैक्स लायबिलिटी निकालोगे? नहीं निकालेंगे, प्लीज गलती मत करना। क्यों नहीं निकालेंगे? अरे भाई इसका टैक्स हमको पे ही नहीं करना ना, सामने वाला पे करेगा रिवर्स चार्ज में। तो वो हमारी लायबिलिटी हुई कि सामने वाले की लायबिलिटी हुई? सामने वाले की। क्या सेकंड वाले का निकालेंगे? हाँ सर सेकंड वाले का तो निकालेंगे। तो 8 लाख और जीएसटी का रेट देके रखा है कितना? 9% और इंट्रास्टेट तो 9% हमने लगा दिया। क्या थर्ड वाले का निकालेंगे? हाँ सर थर्ड वाले का भी निकालेंगे। तो 2 लाख
इंटर स्टेट है तो कितना 18%। और फोर्थ वाले में एक्सपोर्ट में क्या मार के आएंगे सर, डैश मार के आएंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया कि आपको सिक्योरिटी का कैसे करना है, आरसीएम के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है आरसीएम का। तीन चीजों में फर्क होता है, एक होता है राजा नेगेटिव लिस्ट, एक होता है एग्जेम्प्ट, और एक होता है आरसीएम। तीनों ही चीजों में जीएसटी नहीं आता, मतलब तीनों में ही आपको मारना क्या है, डैश। पर रीजन तीनों के अलग अलग है। नेगेटिव लिस्ट में है तो नॉट अ सप्लाई, एग्जेम्प्ट है मतलब सप्लाई तो बना था पर सरकार ने क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट। और सरकार का कोई भरोसा नहीं, मैं सुबह का पेपर पढ़ रहा था, 2 लाख करोड़ का टारगेट पार कर दिया हमने अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन का। कितने का, 2 लाख करोड़। बताओ, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन कर रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो सर सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये एग्जामिशन चैप्टर में कभी भी एग्जाम कर देंगे और कभी भी एग्जामिशन को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। तीसरा होता है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज इज टैक्सेबल, पर उसका जीएसटी सप्लायर को नहीं पे करना है, रिसीवर को पे करना है, इसलिए वहां पे भी क्या आएगा राजा, डैश। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बस। सर फिर हमने मोटर व्हीकल देखा था, फटाफट से बताओ मोटर व्हीकल में दो ऑप्शन, कौन सी मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूं, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। ठीक है बेटा, पढ़ इतना डीप में रहना कि अभी जो सीए फाइनल का पेपर होगा ना उसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी आने दो पेपर। ठीक है, तो अभी जीएसटी का पेपर जब होगा, कुछ भी नहीं है जीएसटी में, कसम से बोल रहा हूं, इतना बच्चों जैसा लॉ है ना जिसकी कोई हद नहीं है, सही में कोई हद नहीं, इतना बच्चों जैसा लॉ है जीएसटी। और डीटी और आईडीटी में आप आईडीटी के भरोसे ही जाओगे आखिरी में। ठीक है, ये मेरा तजुर्बा कहता है। ठीक है, तो और अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सर दो ऑप्शन 12 और 5, पर मैं उस मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूं जो पैसेंजर के लिए बनी है और जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसीडरेशन। 12% में ऑलवेज ऑलवेज क्या, फॉरवर्ड चार्ज। 5% में रिवर्स चार्ज लग सकता है अगर सप्लायर इज अदर देन और रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। कंफ्यूज मत हो जाना सिक्योरिटी और इसमें, रेंटिंग बहुत सिंपल है, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या लगेगा सर, रिवर्स चार्ज। और बाकी सारे केसेस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या, पक्का, बहुत बढ़िया। हाँ राजा, किसमें, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये बोल रहे हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में बस एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है तो रिवर्स चार्ज की बात कर सकते हैं। कब बात करेंगे, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट कौन, बॉडी कॉर्पोरेट, बड़ा इंसान कौन, बॉडी कॉर्पोरेट, तो कौन टैक्स देगा, बॉडी कॉर्पोरेट, कौन, रेसिपेंट, कौन से मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज। ठीक है, बोलो पक्का, बहुत बढ़िया। एक आदि आपको क्वेश्चन मेरे को करवाना है, बहुत बढ़िया। ये मैं बोलने वाला था कि अगर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या रिवर्स चार्ज लगाएंगे, अरे क्यों लगाएंगे रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से, आ जाओ फटाफट से। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब मैं मान जाऊंगा कि आप तो मतलब फाइनल के लिए बने हो। हाँ, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको इंटर, मैं आपकी थोड़ी मदद करूं क्या,
कि आप चलो पढ़ो पढ़ो। इसका फोटो खींच लो, ये लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है? इसका फोटो खींच लो, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपके। और आज कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख भी देना, ठीक है? ऑल दो फाइनल का है, पर ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभार वो फाइनल के क्वेश्चन भी इंटर में पूछ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल दो, जीएसटी लायबिलिटी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, पहला केस बताऊं, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता हूं दिमाग लगाना। बहुत बढ़िया, आप लोग छलावे में नहीं पड़े इनके। ये आपको जानबूझ करके ये ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना, आधे बच्चे इसमें छलावे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता सिर्फ क्या है, ठीक है? राजा, ऑल इन वन इज जो पार्टनरशिप, नॉट अ इंडिविजुअल डीएससी। पढ़ना अलग चीज होती है, क्वेश्चन करना अलग चीज होती है। क्वेश्चन में ही तो दिमाग खुलता है, कॉन्सेप्ट में दिमाग थोड़ी खुलता है। क्वेश्चन में ही क्या खुलता है आपका, दिमाग खुलता है। क्या यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं। अगर आपने रिवर्स चार्ज लगाया तो फिर आपका ध्यान कहीं और है, तो यहाँ पे क्या लगेगा सर? ठीक है, बोलो। सेकंड, सेकंड में लगाओ दिमाग। आरसीएम, आरसीएम, क्योंकि सिक्योरिटी में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन, क्या कंडीशन फुलफिल हुई? हाँ। रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, क्या कंडीशन फुलफिल हुई? हाँ। क्या लगेगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थर्ड वाला, और एक गजब, क्योंकि कौन है ये? अनरजिस्टर्ड। तो क्या फोर्थ वाला पक्का गलत करोगे? हाँ, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है 2.5% वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, नीचे लिखा है 2.5% वाला ऑप्शन, मतलब 5% वाला ऑप्शन। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अरे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सप्लायर कौन होना चाहिए? सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? हाँ। और रेसिडेंट कौन होना चाहिए? क्या रेसिडेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? सर वो है ना, ऐसा लिखा नहीं उन्होंने कंपनी, अब नालायक, कंपनी नहीं लिखेगा, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में समझना पड़ेगा कि वो क्या है। यार ऐसा मत करो यार, ऐसा तुम एग्जामिनर से पूछोगे क्या लिमिटेड मतलब पार्टनरशिप फर्म? तो रेसिपिएंट इज व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आरसीएम लगेगा? अभी रुको, ऑप्शन देख लेते ना। ऑप्शन भी कौन सा लिया है? 2.5, 2.5% मतलब 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी, मतलब 5% सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सा मैकेनिज्म सर? आरसीएम। अच्छा, कभी कभार ये इतना सा लिख देते हैं, पता है पूरी लाइन सही लिखी, बच्चा लिख के आएगा क्या? आरसीएम। और यहां पे पता है चुपचाप लिख देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और उसको फिर बाहर जाके दोस्त बताएगा यार देख सारी कंडीशन, फिर दोस्त बोलेगा बेटा तो ये पढ़ना तो भूल ही गया। इसी क्वेश्चन में अगर लिख देता वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो फिर आरसीएम नहीं, वापस से क्या लग जाता? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है।
उसके बाद आ जाओ यार फिफ्थ वाला, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड कंपनी, अ सीए फर्म। अ सीए फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो तो पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या लगेगा? लास्ट वाला आपने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों का जो दिमाग है इतना तेज है, मैं क्या बोलूं। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ना। ऐसे ही थोड़ी बेटा सीए फाइनल के बच्चे में 50% का रिजल्ट आता है। कोई आरसीएम नहीं, कोई एफसीएम नहीं, दिस इज एग्जिम्प्ट। क्यों सर, क्यों सर? भाई मेरे, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी, अ लॉ फर्म टुवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा होगा, तभी जीएसटी के बाद होगी। मिस्टर ऑल इन वन, मतलब पिछले साल सुकड़ा साफ है, कुछ भी नहीं है पिछले साल। ऊंच और इतनी सी लाइन लिखी है, हाथ तो कौन पड़ेगा बेटा? एक एक दो दो नंबर से तो फाइनल में बच्चे फेल होते हैं। अच्छा गलती देखना, ये गलत, क्वेश्चन गलत, मतलब 5 में से 2 तो आंसर के गलत हो गए, 2 तो गए आंसर के, बचे कितने? 3। और वो इतना सब सही करके आया तो उसको कितने मिलेंगे? 2। तभी तो 50% पासिंग रेट रखा है। 5 में से पूरे मिलेंगे 2-2.5 नंबर। आई बात समझ में? राजा बहुत जल्दी करते हो आप लोग, एक एक लाइन नहीं पढ़ते हो आप, माइंड क्यों नहीं अप्लाई करते हो? जब मैंने बोला कि बेटा केस है अच्छा वाला, अच्छा वाला केस है, तो अपने को क्या लगाना है राजा? दिमाग लगाना है। ऐसे फटाफट से कूदना थोड़ी है आरसीएम या एफसीएम। क्योंकि कोर्ट के केस में हमने देखा था कि सर अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 से ज्यादा है, इधर तो धंधा ही कब शुरू करा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। ठीक है, बोलो। सर निकालना क्या था इसमें? डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी। तो अब जब जीएसटी लाइबिलिटी निकालेंगे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में निकल जाएगी 9%। क्या आरसीएम में लिख लेगी? नहीं, आरसीएम में तीनों जगह क्या मानना है? डैश। क्योंकि आरसीएम में तो लाइबिलिटी हमको नहीं पे करनी है, सामने वाले को पे करनी है। सर फिर वो ट्रस्ट वाले में निकलेगी? हाँ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी हमको नहीं पे करनी है, सामने वाले को पे करनी है। और एक और चीज सर, वो सीए फर्म में हमको पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जब भी आरसीएम का क्वेश्चन आता है, ऐसा इंडिविजुअली आरसीएम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही आएगा, पूरा कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है। जब हम कंप्यूटेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने जैसी। अब आरसीएम की लाइबिलिटी भी कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो अलग से बताना पड़ेगा किसका? आरसीएम लाइबिलिटी का। मैं लिखूंगा तो सही वैल्यू, पर यहां पे डैश डैश मारूंगा और लिखूंगा कि दिस सर्विसेज इज एग्जिप्ट। ठीक है, बोलो पक्का? ये घर से लिख के आओगे, ये क्वेश्चन घर से लिख के आओगे, ठीक है? बोलो पक्का लिख के आओगे क्या? ठीक है, आया आपको समझ में आया कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं? मेन मुझे ये बताने कि आप कहाँ गड़बड़ करती हो। ठीक है, एग्जाम में बेटा आजकल ऐसा सिंपल पेपर आते ही नहीं है, कोई सिंपल पेपर आजकल नहीं आते, किसी सब्जेक्ट का सिंपल पेपर नहीं आ रहा है आजकल। पेपर आ रहा है कौन सा वाला? माइंड वाला, दिमाग वाला। वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन देता ही नहीं है। पूरी इंडिया को पता है कि एडवोकेट के केस में आरसीएम लगता है, पर पूरा इंडिया एक बात भूल जाता है, तो वो वहां पे टच करता है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पूरे इंडिया यही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो,
पर वो शॉर्ट में लिख देता है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सिक्योरिटी पूरे इंडिया को मालूम है कि आरसीएम लगता है, वो शॉर्ट में लिख देता है रजिस्टर्ड तो है पर कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन है। ये छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं जहां पे उनको मौका मिलता है नंबर को काटने का। ठीक है, आया आपको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद एक सिंपल सी सर्विस, ओवरसीइंग कमिटी। सर ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है? यार हमारे देश में लोन लेके भगने का तरीका बड़ा कैजुअल है ना? सर ये लोन लेके भग जाते तो बैंक इनको कंट्रोल नहीं कर पाती क्या? देखो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो हम पकड़ लेंगे, पर अगर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर चला गया, जैसे विजय माल्या अब इंडिया में कहाँ है, इंडिया के बाहर चला गया, तो अब इंडिया के बाहर चला गया है तो अब वो हमारी गिरफ्त में नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। विजय माल्या, नीरव मोदी और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे जहां पे बैंक लोन तो दे देती थी पर बाद में लोन का पैसा नहीं मिल पाता था। क्या कभी आपने सोचा है सर बैंक तो कोलेटरल रखवाती है, बैंक तो क्या रखवाती है, तो सर फिर लोन डूबता कैसे? नहीं, कोलेटरल भी असली होता है। लोन इसलिए डूब जाता है, विजय माल्या का लोन इसलिए डूबा क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल से ज्यादा हो गया। अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा हो गया है, पेनल्टी ड्यूज इतनी सारी चीजें लग रही हैं, तो कोलेटरल को सेल करने के बाद भी हम पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट विजय माल्या ने तो बोला है मैं पूरा पैसा पे करने के लिए रेडी हूं पर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट माफ कर दो। पर इंडियन बैंक बोल रहे भाई हमारी कमाई इंटरेस्ट की है, वो पे तो करना चाहता है पर सिर्फ क्या, प्रिंसिपल। तो ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा यार हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना एक कमिटी बनाई जाए। तो इन्होंने एक कमिटी बनाई, कौन सी, ओवरसीइंग कमिटी। इसका नाम ही क्या है, ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी क्या करती है, अगर कोई भी लोन 500 करोड़ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है सर, 500, तो अगर कोई भी लोन 500 करोड़ से ज्यादा है तो सबसे पहले साइन होगी आरबीआई की, उसके बाद आरबीआई ये फाइल देगी किसको, ओवरसीइंग कमिटी को। ओवरसीइंग कमिटी चेक करेगी क्या सामने वाले को लोन दे सकते हैं या नहीं। अगर सामने वाले को लोन दे सकते तो बहुत बढ़िया, पूरी फाइल चेक होगी, क्रेडिट रेटिंग चेक होगी। हर केस में ओवरसीइंग कमेटी नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सर्विसेज दे रहा है, ओवरसीइंग कमेटी। ये हो गए कौन, सप्लायर। कौन रेसिपिएंट है, आरबीआई, क्योंकि सर ओवरसीइंग कमेटी पैसे तो लेगी ना। अब मुझे बताओ बड़ी पार्टी कौन, अरे ओवरसीइंग कमेटी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है, तो बड़ी पार्टी कौन, आरबीआई। तो ओवरसीइंग कमेटी जो सर्विसेज आरबीआई को दे रही है इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे। और आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा, आरबीआई टैक्स पे करेगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अब सुनो एक और मैं आपको बात बताता हूं। पहले क्या होता था ना, एग्जम्पशन चैप्टर में एक एग्जम्पशन देके रखी थी कि सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट। पहले क्या होती थी, सर्विसेज बाय आरबीआई इज व्हाट, एग्जेम्प्ट। सरकार ने बोला यार 2 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन कैसे पूरा करेंगे, और आरबीआई तुमने रजिस्ट्रेशन तो लेके ही रखा है ना, क्योंकि रिवर्स चार्ज में टैक्स तो देना ही है। तो सरकार ने बताया क्या करा, सरकार ने बोला देखो आरबीआई अब से ये वाली जो एग्जम्पशन है ना इसको हटा देते और इसको भी क्या कर देते, टैक्सेबल। तो आरबीआई जो सर्विसेज देता है वो क्या एग्जेम्प्ट है, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो सर्विसेज बाय आरबीआई इज टैक्सेबल। और अगर ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विसेज दे रहा है उस केस में रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा, आरबीआई पे करेगी। ठीक है, और ये क्या सारे केसेस चेक करते हैं, नहीं सर, वो केसेस जहां पे लोन 500 करोड़ से ज्यादा। बोलो क्लियर है। अब इसमें नहीं घुमा सकता, ये क्वेश्चन आने जैसा भी नहीं है।
ये जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है। घुमाना कहाँ पे? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी, यहाँ पे घुमाएगा क्या? नहीं सर यहाँ पे घुमाने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, पढ़ू आगे। बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट सर्विसेज, और लास्ट सर्विसेज है हमारी बिल्डर रिलेटेड सर्विसेज। ये सर बिल्डर रिलेटेड सर्विसेज, इसका जिक्र हमने एग्जामिशन चैप्टर में भी करा था, अभी वापस से इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको याद है मैंने एग्जामिशन चैप्टर में टीडीआर एफएसआई बताया था? टीडीआर वॉज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, और एफएसआई क्या होता है हमारा? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब सुनो ध्यान से, सपोज करो, क्या नाम है इसका? आकाश। आकाश के पास बहुत बड़ी जमीन, घमंड नहीं करा आकाश ने इस बात का, पर जमीन आकाश के पास बहुत बड़ी, पर जो जमीन का एरिया है ना, वहां पे कोई फ्लैट लेना नहीं चाह रहा है, कोई आकाश से जमीन लेना नहीं चाह रहा है। आकाश बेचारा बहुत परेशान है, रोए जा रहे हैं। हाँ, मैंने बोला यार आकाश क्या हो गया? बोले सर पुरखों की जमीन पड़ी है, बिकी नहीं रही है। तो मैंने बोला मेरे पास एक आइडिया है। इसने पूछा सर आपका परिचय? मैंने बोला साहिल सर, अपना बहुत बड़ा काम है, अपन बहुत बड़े बिल्डर है। उसने बोला अरे अरे सर ठीक है। तो मैंने बोला बेटा हमने बहुत बिल्डिंगें बनाई हैं और बहुत बिल्डिंगें उजाड़ी भी है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम कहो तो बताओ। इसने बोला देखो सर बता दो, वैसे भी जमीन बिकटोरी नहीं है। मैंने बोला एक काम करते हैं ना, इस जमीन पे अपन 10 फ्लैट बना देते हैं। इसने बोला सर मेरे को ये फ्लैट फ्लैट बनाने नहीं आता, मेरे को ड्राइंग बनाने नहीं आती, आप 10 फ्लैट की बात कर रहे हो। मैंने बोला यही तो तुम्हारी छोटी सोच है, तुम्हें कुछ नहीं बनाना है, सब काम कौन करेगा? साहिल, हम बिल्डर हैं किस लिए? हमारे पास जमीन नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? जमीन। हमारे पास कला है, कला, पर तुम्हारे पास क्या है? जमीन। हमारे पास जमीन है, तुम एक काम करो, ये जमीन पे हमको बनाने का अधिकार दो। तो आकाश ने बोला सर मेरे को क्या मिलेगा? मैंने बोला भाई अभी तो हाँ तो कर। इसने बोला सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अधिकार देता हूं बनाने का। तो मैंने बोला मेरे को कुछ राइट वाइट तो दो, कल को कोई नगर निगम म्यूनसिपैलिटी वाले आ जाए तो मैं क्या दिखाऊंगा? तो बोले सर ठीक है अपन एक एग्रीमेंट करते हैं और मैं आपको टीडीआर ट्रांसफर करता हूं, डेट इज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। अच्छा बड़ा इंसान तो कौन है यार, है ना भाई? अब सूट वूट भी पहना दो सर। अरे बड़े इंसान ऐसा समझो। अब सुनो ध्यान से सर, बढ़िया आपने क्या करा ना, 10 फ्लैट आपने ऐसे बना दिए, 12 फ्लैट आपने ऐसे बना दी। फिर हमने बोला चलो आकाश 12 फ्लैट बन गए हैं, अपन रेट निकालते, 1-1 करोड़ रुपए रेट निकालते। तो 12 फ्लैट का रेट हो गया कितना? 12 करोड़। और हम दोनों ने ऐसा बोला कि देखो आकाश क्योंकि जमीन तुम्हारी थी तो 70% आकाश तुम्हारा हुआ, और हमने भी कुछ खर्चा वर्चा कराया, बनाया बनाया, तो 30% मेरा हुआ। तो 30% हो गया हमारा कितना? 3.6 CR। और इधर कितना हो जाएगा? कितना? 8.4। मुद्दा आया जीएसटी का। इसने पूछा सर जीएसटी के बारे में क्या होगा, आप तो जीएसटी भी पढ़ाते हो? बोला हाँ मेरे को तो ध्यान ही नहीं था मैं जीएसटी भी पढ़ाता हूं, मैं तो बिल्डिंग में बिजी हो गया। तो मैंने बोला देखो आकाश, सरकार बहुत सिंपल सी बात कहती है, सरकार कहती है कि अगर आपने फ्लैट पे जीएसटी लगा दिया, फ्लैट बनने के बाद अगर फ्लैट पे क्या लग गया? जीएसटी। अच्छा बताओ कब फ्लैट पे जीएसटी लगेगा? नहीं, फ्लैट पे जीएसटी तब लगेगा अगर पैसा ओसीसीसी के पहले आ जाए। तो मैंने बोला देखो आकाश, अगर फ्लैट पे जीएसटी लग गया
तो फिर टीडीआर और एफएसआई को सरकार ने एग्जम्प्ट करके रखा है। क्या करके रखा है? एग्जम्प्ट। पर आकाश, अगर हमारा फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगा, फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगा का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा ओसीसीसी के बाद आया। पूरा पैसा, पूरा पैसा मतलब नॉट इवन अ सिंगल पेनी, एक रुपया भी ओसीसीसी के पहले आया। क्योंकि अगर एक रुपया भी ओसीसीसी के पहले आ गया ना, तो फ्लैट पे जीएसटी लगेगा। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे ऑटो के पीछे होर्डिंग्स रहती है, मात्र 1 रुपए में प्लॉट बुक कराएं। वहां पे ऐसा दिमाग चलना चाहिए कि अगर 1 रुपए में प्लॉट बुक कराया तो 1 रुपया ही आया एडवांस, पर ओसी और सीसी के पहले आया, क्योंकि प्लॉट तो अभी बना ही नहीं है। ठीक है। अब सर फ्लैट पे अगर जीएसटी नहीं है, तो सरकार बोल रही है यार अपने को जीएसटी तो चाहिए ना। अगर फ्लैट पे जीएसटी नहीं है तो फिर किस पे लगाएंगे? टीडीआर एफएसआई पे हम जीएसटी लगाएंगे। आकाश ने बोला सर मेरे को जमीन आपको नहीं देनी है, टीडीआर एफएसआई पे जीएसटी सर मैं पहले ही रो रहा हूं। आकाश, तुम जमीन का राइट ट्रांसफर करो। मालूम है तुम छोटे लोग हो, हम है ना बिल्डर, जीएसटी वीएसटी से डरते नहीं है। 100 500 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई है, उजाड़ी है। तुम रजिस्ट्रेशन मत लो, तुम छोटे से इंसान हो, तुम्हारी जमीन थी पुरखों की, बिक नहीं रही थी, मैंने बनाई ना बिल्डिंग। टीडीआर एफएसआई पे जीएसटी लग रहा है, तुम मत पे करना। आरसीएम में कौन पे करेगा? क्योंकि बड़ा आदमी बिल्डर है, बड़ा आदमी प्रमोटर है। पूरा बिल्डिंग का काम कर कौन रहा है? बिल्डर और प्रमोटर। ब्लू क्लास, डन है क्या? पक्का? तो बिल्डर रिलेटेड सर्विसेज में पहले तो एक चीज कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो जीएसटी कौन देगा? सर जीएसटी कोई लैंड ओनर देने वाला नहीं है, जीएसटी आरसीएम में बिल्डर देगा। और बिल्डर को एक अच्छे नाम से पुकारा जाता है, प्रमोटर। क्या नाम से पुकारा जाता है बिल्डर को? प्रमोटर। ठीक है, बोलो डन है क्या? पक्का? चलो डन है तो फिर एक क्वेश्चन करो। अच्छा, टीडीआर भी बोल सकते हैं और एफएसआई भी बोल सकते हैं। एफएसआई इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर रेशियो के हिसाब से बातें होती है कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर, उसको बोला जाता है क्या? एफएसआई। अब समझो ध्यान से, शायद सर सोल्ड टीडीआर एफएसआई। बेटा आपका नाम क्या है? झुनझुन, ठीक है। अच्छा, अगर ओसी और सीसी दोनों दे तो? याद है विच एवर इज अर्लियर। आपको मालूम है ये सब क्वेश्चन की केस स्टडी इंस्टीट्यूट को बना के दो तो इंस्टीट्यूट 10,000 रुपए देता है एक क्वेश्चन के, अगर अपना क्वेश्चन सिलेक्ट होता है तो। ठीक है, जैसे अगर अपन ने एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया अपने दिमाग से, और जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए ये, और अगर बड़ा क्वेश्चन बना के मैंने इंस्टीट्यूट को दिया और सिलेक्ट हो गया, तो वो 10,000 रुपए एक क्वेश्चन का पे करते हैं। नहीं, पढ़ाने वाला नहीं दे सकता, उनके बहुत सारे ऐसे कंडीशंस रहते हैं। क्योंकि नहीं तो मैं दूंगा और वही एग्जाम में आ गया, मैं तो पहले अपने बच्चों को बताऊंगा ना कि ऐसा क्वेश्चन है। चलो भाई करो फटाफट से। हाँ, टोटल 10 फ्लैट बने।
सर पहली बात तो 50 लाख का टीडीआर है और 10 फ्लैट है, तो मेरे हिसाब से तो आपको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, है ना, 25-25 लाख के। क्योंकि सर अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है, फ्लैट तो कंस्ट्रक्ट हो गया और ओसी आया 2 मई को सीसी कब आया, 5। आपको दोनों में से क्या लेना रहता है, अर्लियर। तो अर्लियर तो हमारा क्या है, 2 मई। 5 फ्लैट का अमाउंट आपको कब मिल गया, बधाई हो सर, 5 फ्लैट का अमाउंट आपको 1 मई को मिल गया। इसका मतलब है एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया, इसका मतलब है फ्लैट पे जीएसटी लग गया। और जब फ्लैट पे जीएसटी लग रहा है तो भाई टीडीआर एफएसआई को क्या करो, ठीक है। पर पूरा 50 लाख का टीडीआर एफएसआई थोड़ी एग्जेम्प्ट होगा, 25 लाख का ही तो एग्जेम्प्ट होगा राजा, क्योंकि 50 में से सर 25 लाख ही तो मानेंगे ना 5 फ्लैट का। सर बाकी ये जो 5 फ्लैट है वो उनका अमाउंट कब आया, 7 मई। तो जब 5 फ्लैट का अमाउंट 7 मई को आया, 2 मई के बाद पैसा ओसीसीसी के पहले आया या बाद आया, तो सर अब ओसीसीसी के बाद आया तो फ्लैट को तो क्या करो, फ्लैट पे तो लगेगा नहीं, पर टीडीआर एफएसआई पे लगाओ जीएसटी। पर टीडीआर एफएसआई पे जीएसटी पे कौन करेगा, आरसीएम। और आरसीएम में कौन रिसीवर है ना, तो आरसीएम में कौन पे करेगा सर, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई क्या, है ही कुछ नहीं यार, सिंपल सा तो प्रोविजन है। दोनों में से सिर्फ एक चीज पे आपको जीएसटी लगाना है, क्या दोनों चीज पे लगाएंगे क्या, नहीं सर दोनों चीज पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके आरसीएम के सारे केसेस जो इंपॉर्टेंट वाले केसेस हैं वो सारे खत्म होते हैं, ठीक है। आरसीएम चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है, बस इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि कौन सप्लायर है और कौन रेसिपेंट है, ठीक है। एक रैपिड फायर राउंड खेल रहा हूं पूरी क्लास के साथ, गलत मत करना, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेगा, जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, सप्लायर है बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट भी बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज। एडवोकेट से सर्विसेज ली है, पेस ने अभी अभी नया बिजनेस चालू करा है, फॉरवर्ड चार्ज के रिवर्स चार्ज, अभी भी किसी ने बोला ना फॉरवर्ड चार्ज एग्जेप्ट, ठीक है, ना तो फॉरवर्ड चार्ज और ना ही रिवर्स चार्ज। साहिल सर ने एक शानदार बुक बनाई, कैसे क्लास में टाइम पास करें, बुक का टाइटल ही ये था, और पब्लिशिंग के लिए पब्लिशिंग हाउस को दी थी। पब्लिशिंग हाउस नखरे दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं साहिल सर मैं आपका जीएसटी पे नहीं करूंगा। साहिल सर रोए जा रहे हैं, बताओ साहिल सर के पास क्या ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन ले ले और डिक्लेरेशन दे दे। साहिल सर को शौक चढ़ा क्यों ना यार गाना वाना बनाए, मैंने एक गाना बनाया भी था पहले, ठीक है, तो शौक चढ़ा क्यों ना गाना वाना बनाए। गाना इतना माशाल्लाह, टी सीरीज ने बोला सर हम आपको 50 करोड़ रुपए देते हैं, गाने की धुन हमको दे दो। टी सीरीज रुक तो जाओ, टी सीरीज नखरे दिखा रहा है, टी सीरीज बोल रहा है कि सर आरसीएम ही लगेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। क्या नाम है इसका, वैभव। वैभव की एक दोस्त रहती है मुंबई में, ठीक है, और बहुत ही करीबी दोस्त है। वैभव ने, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस के बच्चे, वैभव ने सोचा क्यों ना मैं उसके बिजनेस में मदद करूं, ठीक है। उसने बिजनेस चालू करा बॉटल का, पानी की बॉटल का, तो पानी की बॉटल का बिजनेस चालू करा। इसने सोचा कि क्यों ना मैं पानी की बॉटल जीटीए के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कराऊं, ठीक है। जीटीए मैं हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैं कौन हूं, अनरजिस्टर्ड। और वो जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म बना के बैठी, वो भी अनरजिस्टर्ड है। हाँ वैभव एग्जाम्ड नहीं है, पहले वो पार्टनरशिप फर्म है ना, स्पेसिफाइड रेसिपेंट है। अगर स्पेसिफाइड रेसिपेंट है तो सर जीएसटी लग के ही रहेगा नो मैटर व्हाट। और अगर लग के ही रहेगा तो हम पहले बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। और जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगी उसके बाद
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का? एक और पूछूं? चलो ये लास्ट, क्या नाम है? हाँ, अरे नाम बोलो बस। संदेश, अरे वाह, संदेश आते थे। मैं लिख रहा हूं, आप बस बता देना। एफसीएम आरसी। मेरे को बनाने दे पेपर, देखता हूँ कितने बच्चे पास होते हैं भाई। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी गुड्स, वहां पे क्या है? ठीक है, एक और। ठीक है, गवर्नमेंट से, ये मैडम है ना, मैडम या आकांक्षा मैडम, ठीक है, आकांक्षा मैडम आप बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन बताना। आकांक्षा अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, इसको संदेश भेजना है। ये तो क्या हो गया? संदेश को क्या भेजना है? इसको संदेश। इसने सोचा क्यों ना मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज लूं, और क्योंकि ये संदेश जल्दी पहुंचाना चाहती थी तो इसने स्पीड पोस्ट की सर्विसेज दी। काय के लिए? स्पीड पोस्ट। इसको किसी ने कहा है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, ऐसा? बहुत बढ़िया, स्पीड पोस्ट इज टैक्सेबल, और ये सही है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस वेसल ट्रांसपोर्टेशन इज टैक्सेबल नो मैटर वैल्यू 20 रुपए ही क्यों ना हो। सर कौन सा पोस्ट एग्जेम्प्ट होता था? इनलैंड पोस्ट एनवलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स। बेटा खत का वेट 10 ग्राम से ज्यादा ही होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब और मजा आएगा। क्या? अरे वो पोस्ट ऑफिस से पूछना। हाँ तो फिर एग्जाम कर देते हैं, और क्या। खत का वेट अगर 10 ग्राम से कम होता तो एग्जाम कर देते हैं, और क्या। तो समझ के बताना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर। फिर गड़बड़, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। वहां पे बस वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू 5,000 से ज्यादा है। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो ये नहीं देखा जाता कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर में क्या गुल खिला है, तो ये टैक्सेबल। अच्छा एक बात बताओ, रजिस्टर्ड को दी फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? ठीक है यार, थोड़ा है ना, अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो। आपका जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, इसका मतलब अपने को ढीला नहीं पड़ना है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, इसका मतलब अब रैंक लाने का सोचो। एक 1 से 50 तक का रैंक लाने का सोचो, और थोड़ा मेहनत करो अपने ऊपर। ठीक है, देखो अल्टीमेटली आप ही हो पास फेल, ये आप हमेशा याद रखना।
पास फेल कोई फैकल्टी नहीं कराता है। आखिरी में आप ही किताब के साथ बैठोगे, आप ही को सारी की सारी चीजें याद करनी रहेगी। फैकल्टी बस आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है। अल्टीमेटली अंत में जो जंग जीतने वाला है वो आप ही हो। और मेहनत तो बेटा अभी करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। और ये थोड़ा सा है ना, आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। 5-5 मिनट में उसका किसी का मैसेज आता है, आप खोल के बैठ जाते हो। ये मेरा भी तो है ना मोबाइल, मेरा भी मोबाइल है, ये देखो कितने सारे नोटिफिकेशन है। तो है। अरे मेरे पापा का फोन आता है, मैं तब भी नहीं उठाता हूँ। जब तक वो 3 फोन नहीं करते मैं नहीं उठाता हूँ। आप इतनी जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। पापा का फोन आया चले गए बाहर, मम्मी का फोन आ गया चले गए बाहर। बेटा अपनी लाइफ अपने को सुधारनी है तो डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो। 1 घंटे की क्लास में अपन 10 बार तो मोबाइल फोन को उठा उठा के क्लिक कर लेते। हम नहीं क्लिक कर सकते, हमको कितने फोन आते हैं, बार बार उठाना शुरू कर दूं, नहीं करना है इसको। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको पास होना है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। 1 घंटे की क्लास में इतनी अच्छे से सुन लिया करो कि घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, वरना कितनी बार रिपीट मेहनत होती है। और हर चीज का एक टाइम टेबल बना दो ना यार, कि हाँ चलो आधा घंटा घर पे जाके इंस्टाग्राम चलाएंगे, आधा 1 घंटा घर पे जाके वो भी चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्लास के बीच में मोबाइल चालू कर दिया, क्लास के बीच में किसी से बातें करना शुरू कर दी। अरे भाई क्लास की चीजें एग्जाम के एंड तक याद रहती है। फैकल्टी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हर फैकल्टी बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगे रहता है, बस इसलिए ताकि आप पास हो जाओ। क्योंकि आप पास नहीं होगे ना तो हम पास नहीं होंगे, है ना। दिस इज ट्रुथ। मतलब कोई बच्चा पास नहीं होता है तो हमको भी दिल में बहुत लगता है कि यार बेचारे ने मेहनत करी, पास नहीं हो पाया। तो आप ऐसा समझा करो कि यार हमारे पास ना होने से सिर्फ हमारे ही नुकसान नहीं है, पापा मम्मी को भी दुख होगा। फैकल्टी बेचारा जो इतने टाइम से पढ़ा रहा है, हमको भी कितनी उम्मीद होती होगी कि यार हमने पढ़ा है तो पास हो। और पैसा वैसा इज नथिंग, नथिंग। तुमको ऐसा लगता होगा ना कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करा ये करा, भाई मैं तो जीएसटी के बैच फ्री में भी पढ़ा तो मेरे को कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। पैसे के लिए तो कभी पढ़ाना ही नहीं है। क्या पैसे के लिए पढ़ाओ तो फिर 1 घंटा हो गया चलो जाओ सर, नहीं। ये कोई कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी है, ये तो भाई बच्चों से प्रेम है, प्यार है बच्चों से। दिल से हम ऐसा चाहते हैं कि यार कोई भी बच्चा फेल ना हो, सारे बच्चे पास हो, ठीक है। प्लीज, है ना, जनवरी आ गया है, ढीले मत पड़ो। माइंड में बिल्कुल ऐसा लेके रखो कि 3 रीडिंग हमको हर सब्जेक्ट की करनी है और 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाने ही है। ये बच्चे मोबाइल में लिखते हैं ना सीए, फिर ऐसा वॉलपेपर बनाते हैं, डिलीट दैट वॉलपेपर, कुछ काम का नहीं है। ये लिखो ना प्रोसेस, ये प्रोसेस लिखो। बार बार ये हॉन्च करनी चाहिए कि यार 3 रिवीजन करने हैं, 2 मॉक टेस्ट पेपर, 3 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट, 3 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट। क्योंकि प्रोसेस पे ध्यान दोगे ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे, ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। ये लिखना ही नहीं है आपको मोबाइल में, जिसने वॉलपेपर लगा के रखे ना सीए, आज ही घर जाके डिलीट करना और नया वॉलपेपर बनाना। टू पास, 2-3 रिवीजन, 2 मॉक टेस्ट, और फिर उसको देखते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।